सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज जिस प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके अंतर्गत जो पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसका आज दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने इसके जो लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय तो जाना ही है, साथ के साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो समाज के सभ्य कहलाने वाले, सुशिक्षित कहलाने वाले, पढ़े लिखे लोग स्त्री शिक्षा के संदर्भ में किस तरह के विचार रखते थे और किस तरह वो कुतर्क देते थे। जैसे उन्होंने जो कुतर्क दिया नंबर 1 कि प्राचीन काल के जो नाटक होते थे उन नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत भाषा में बुलवाया जाता था, और ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में स्त्रियों को शिक्षा देने की जो प्रणाली थी वो प्रचलन में नहीं थी। ये बात उन्होंने कहा। अगर होती, आगे बढ़कर उन्होंने कहा उसी पहले कुतर्क में कि अगर होती तो उसकी कुछ नियमबद्ध प्रणाली भी होती। तो यहां पर जो पहला कुतर्क आया है कुतर्कवादियों का, उसका खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किस प्रकार किया है उसका अभी हम पढ़ेंगे। उसका अध्ययन बड़ा ही रोचक पाठ है, जुड़े रहिए और पाठ को पढ़ने में आनंद की अनुभूति भी आएगी। बड़ा तर्क वितर्क बहस, जैसे कोर्ट में बहस होती है ना, तो कोर्ट में जिस प्रकार की बहस होती है उसी प्रकार की बहस या खंडन उसी तर्कों के साथ किया जा रहा है। तो देखिए कि उन्होंने जैसे कहा कि प्राचीन काल के नाटकों में स्त्रियों को अपढ़ों की भाषा में बुलवाया जाता था, मतलब प्राकृत भाषा में बुलवाया जाता था। तो एक बात इन्होंने कहा, तो पहला खंडन कवि ने माना है कि भाषा के आधार पर हम किसी को अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और उस अभिव्यक्ति के माध्यम के तहत व्यक्ति किस प्रकार अपने हाव भावों को विचार व्यक्त करता है, किस भाषा में करता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन इस आधार पर हम उसको ये कह दे कि अनपढ़ और गंवार है तो सर्वथा अनुचित है। तो नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना, जैसे उन्होंने खंडन किया कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही। और दूसरी बात उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अगर ऐसा है तो पहले ये सिद्ध कीजिए कि क्या उस समय की सर्वसाधारण की भाषा प्राकृत संस्कृत थी। कुछ गिने चुने लोग संस्कृत बोलते थे, बाकी अधिकांश लोग प्राकृत भाषा में ही अपना संबोधन, अपना बोलचाल व्यवहार में रखते थे। तो केवल प्राकृत भाषा में बोलना अनपढ़ होने का सूचक ये कोई स्पष्ट नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पहले इस बात का प्रमाण देते कि उस समय सभी लोग, सारे पुरुष संस्कृत ही बोलते थे। पुरुष भी संस्कृत नहीं बोलते थे, सारे कुछ लोग बोलते थे। तो जैसे उत्तर, अब दूसरा आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि उत्तर अगर बात की जाए संस्कृत पढ़ाए स्त्रियों के अनपढ़ होने की, तो ये बताइए उत्तर रामचरित मानस की जो ऋषियों, मानस में जो ऋषियों की पत्नियां थी वेदांतवादिनी, उन पत्नियों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? क्या उनकी संस्कृत कोई गंवारी संस्कृत थी? वह भी संस्कृत बोलती थी लेकिन वो गंवारीपन संस्कृत नहीं थी। क्या वो उनकी पत्नियां स्त्री नहीं थी? तो स्त्री थी तो उन्होंने भी संस्कृत बोली, अर्थात उनको भी पढ़ने का कहीं ना कहीं तो अवसर मिला होगा, जब भी जाकर वो संस्कृत बोली होगी। तो इसलिए यह कहना कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा देना बाध्य था, मनाही थी, बिल्कुल अनुचित है। एक और तरफ जाते कि भौमिती और कालिदास के नाटक जिस जमाने के थे, वही बात आ गई, जिस जमाने के थे उस जमाने में क्या सभी लोग संस्कृत बोलते थे या कुछ गिने चुने लोग संस्कृत बोलते थे? वास्तव में तो यह था कि कालिदास और भौमिती के जमाने में जो लोग संस्कृत बोलते थे उनकी संख्या नगण्य के बराबर थी। कुछ गिने चुने लोग ही संस्कृत बोलते थे। ऐसे में केवल स्त्रियों को प्राकृत बोलने के आधार पर या अन्य किसी जो पात्र होते थे नाटकों में उनको प्राकृत भाषा में बुलवाया जाता था। उसका उद्देश्य यह था कि लोग समझ सके उस बात को क्या कह रहे हैं। तो इसलिए स्त्रियों की भाषा अगर प्राकृत बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता सिद्ध कि वह अनपढ़ थी, गंवार थी,
उनको पढ़ाने की सुविधा नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते हम। और एक और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने उदाहरण दिया कि बौद्ध और जैन धर्मों के ग्रंथों का उदाहरण। तो देखिए बच्चों, बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के जैसे त्रिपिटक ग्रंथ और अन्य जो ग्रंथ है, इन सब में प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब प्राकृत भाषा में क्यों लिखा गया है? क्योंकि उस समय सर्वसाधारण की भाषा प्राकृत थी, और भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिस, मान लो किसी कविता को लिख रहे हैं, कोई पाठ लिख रहे हैं, तो पाठ उसी भाषा में लिखना चाहिए ना जिससे श्रोता या पाठकगण उसको पढ़ सके, समझ सके। और ऐसी भाषा से लिखने से क्या फायदा है जिसको कोई पढ़ ही नहीं सके। तो उस समय सर्वसाधारण की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे और उनके जो मानने वाले थे, उन्होंने ग्रंथों की रचना किसमें की? प्राकृत भाषा में, ताकि सभी लोगों को वो समझ में आ सके। अब ये मानो कोई भी ये सोचे कि आज मैं ही अगर हिंदी पढ़ा रहा हूं और कोई ये कहे कि मैं अमेरिका में जाकर के हिंदी पढ़ा दूं, या अमेरिका का अंग्रेज आकर हमको अंग्रेजी पढ़ा दे, या इंग्लैंड का अंग्रेज आकर हमको अंग्रेजी पढ़ा दे, तो संभव नहीं है। क्योंकि वो अंग्रेज अंग्रेजी खूब अच्छी जानता होगा, लेकिन अच्छे जानने के साथ साथ उसको यहाँ समझाने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। स्थानीय भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि लोग समझ सके उस बात को। तो लोग समझेंगे तभी तो वो समझ पाएगा। अगर मैं जाकर के विदेश में जाकर के हिंदी पढ़ाऊं तो कौन समझेगा? उनको मुझे हिंदी का ट्रांसलेट अंग्रेजी में करके बताना होगा। तो वहां की लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनकी भाषा को प्राकृत रखा गया, और उनके जो अनुयायी थे वह भी प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। ठीक है, आगे कहते हैं, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार रामचरित ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी प्राकृत भाषा में, क्या वह अनपढ़ और गंवार हो सकते हैं? जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करने वाले व्यक्ति क्या अनपढ़ गंवार हो सकते हैं? क्योंकि आपका तो मानना यह, उत्तरवादी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि आपका मानना यह है कि प्राकृत बोलना अनपढ़ों की सूचक है। तो अगर वह अनपढ़ों का सूचक है तो ये बताइए, गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार चरितम, ये जितने भी महाकाव्य ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो क्या इसको भी अनपढ़ और गंवारों का ग्रंथ कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। जब इसको नहीं कह सकते तो प्राकृत बोलने वाले को अनपढ़ और गंवार कैसे कह सकते? इसलिए ये बात कहना कि प्राकृत बोली जाती थी, स्त्रियों से प्राकृत बुलवाया जाता था, ये अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। एक और एकाट्यता देते हैं कि अगर ऐसी बात होती प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सूचक है, तो आज के समय में हिंदी अखबार का जो सबसे प्रसिद्ध अखबार है उसका संपादक भी अनपढ़ और गंवार कहलाना चाहिए। क्यों कहलाना चाहिए? क्योंकि उस समय की जो प्राकृत भाषा है वो हिंदी, शौरसेनी, बांग्ला, मराठी, ये सब उस समय की प्राकृत भाषा थी। क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, उसी में से निकल के अन्य भाषाएं बनी है। तो उस समय की ये प्राकृत भाषा है। अगर उस प्राकृत भाषा को बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले अगर अनपढ़ है तो हिंदी के समाचार पत्र का बड़े से बड़ा संपादक भी फिर तो अनपढ़ और गंवार ही कहलाना चाहिए। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया उन्होंने। तो ये बातें किस बात को सिद्ध कर रही है कि प्राकृत बोलना अनपढ़ों का सूचक नहीं है। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित, पंडित हो सकते थे जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी इत्यादि पढ़कर इस जमाने में हो सकते हैं। तो जिस प्रकार हम हिंदी के प्रकांड विद्वान मानते हैं, किसी को बांग्ला का विद्वान मानते हैं, तमिल का विद्वान मानते हैं, तो उसी प्रकार उस समय भी प्राकृत बोलने वाले भी उसी प्रकार के विद्वान थे। उनको अनपढ़ नहीं कहा जा सकता है। तो ये शानदार उदाहरण कवि ने जो उनके कुतर्क थे उनका खंडन करने के लिए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया है। इसके बाद में एक लाइन और जोड़ी है उन्होंने, यदि पढ़ते तो कोई नियमबद्ध प्रणाली भी होती। ठीक है, नियमबद्ध प्रणाली से तात्पर्य कोई विश्वविद्यालय भी होता, किसी विद्यालय का नाम भी होता जहां पर वो पढ़े थे, उनका रिकॉर्ड भी होता, ये सब होता। इस प्रकार की बातें उन्होंने कुतर्क कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए,
आज हम समाज में, देश में इस बात को बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं कि हमारे प्राचीन काल में विमान थे, हमारे प्राचीन काल में विमान चलते थे, जहाज चलते थे, ठीक है, ये मान लिया जाए। लेकिन दूसरे पल के, जैसा कि आपने कहा कि नियमबद्ध प्रणाली होती है उनके शिक्षक, अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो कोई नियमबद्ध प्रणाली भी दिखाई देती। तो आप बताइए, ये जो वाहन, विमान या जहाज जो भी बने हैं, आप जिसको बड़े गर्व से स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे विमान और जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली कहां पर है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जहाज ऐसे बने थे, विमान ऐसे बने हैं? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? जब आप इस बात को नहीं बता सकते और इस बात को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को स्वीकार कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये भी मान सकते हैं कि स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, क्योंकि उनकी भी नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको मानना पड़ेगा कि वह भी पढ़ी लिखी थी। जिस प्रकार हम विमान और जहाजों को स्वीकार करते हैं ना, उसी प्रकार ये भी मानना पड़ेगा कि स्त्रियां भी पढ़ी लिखी थी। नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी, इसका खंडन है। तो उन्होंने किसका उदाहरण दिया? विमान और जहाज का उदाहरण दिया, ठीक है, वेदों का उदाहरण दिया। एक और बताई बात कि वेद हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि ईश्वर, साक्षात ईश्वर ने उनकी रचना की है। जब साक्षात ईश्वर ने वेदों की रचना की है और उन वेदों का उच्चारण उन्होंने किससे करवाया? विश्ववारा इत्यादि स्त्रियों से करवाया। तो खुद साक्षात ईश्वर प्रदत्त जो वेद है उसका उच्चारण या पाठन तो स्त्रियों से करवा रहे हो, और हम कहते हैं प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती। तो ऐसी बात होती है, इतने प्राचीन काल में भी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त थी, जब भी तो उन्होंने वेदों का उच्चारण किया। जिस भारत में, अब अंत में एक बात और कहते हैं कि जिस भारत में, विचार करो कि जिस भारत में कुमारिकाओं का मतलब बालिकाओं को चित्र बनाने, फूल चुनने, नाचने गाने और बजाने, इस प्रकार की संपूर्ण कार्यक्रम की उनको छूट थी, आज्ञा थी, इतनी शिक्षा उनको दी जाती थी, तो क्या पढ़ने की शिक्षा छूट नहीं दी जा सकती? उनको पढ़ने की छूट भी निश्चित रूप से उनको मिलती थी। इसलिए यह कहना सर्वथा अनुचित है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को अनपढ़ रखा जाता था। आगे भी पाठ में इस प्रकार के उदाहरण आएंगे, और क्योंकि अब पूरा सारांश रूप में मान लीजिए कि क्या लिखना है। अगर ये मान जाए क्या प्राचीन काल में स्त्रियों को अनपढ़ रखा जाता था, इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है? क्या प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सूचक है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो उत्तर किस प्रकार लिखना है? देखो, इसका उत्तर लिखते समय हम ये लिखेंगे कि भाषा के आधार पर हम किसी को अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकते। भाषा केवल अपने भावों को व्यक्त करने की एक अभिव्यक्ति मात्र है। उसको व्यक्ति जिस प्रकार व्यक्त करता है वही अपनी सुविधा अनुसार व्यक्त कर देता है। उसके आधार पर हम अनपढ़ या गंवार उसको नहीं कह सकते। तो जैसे यहाँ पर वेदों में बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ है, उदाहरण के तौर पर देखें हम, तो बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में प्राकृत भाषा में उनके शिष्य उपदेश देते थे। उसका मुख्य कारण ये था कि वह जो सुनने वाले थे, अधिकांश जो जनसंख्या थी, वह प्राकृत समझ सकती थी, इसलिए प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। तो कुल मिलाकर किसी को प्राकृत बोलने के आधार पर अनपढ़ या गंवार नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बात रही। इसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखनी पड़े तो कैसे लिखनी पड़ेगी, तो उसकी व्याख्या को भी हम समझ लेते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काफी नोट्स है, काम आएंगे परीक्षाओं में, इनमें से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए, अब इसकी प्रसंग और व्याख्या करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। बड़ा ही अच्छा पाठ है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे प्रसंग। पहला बिंदु हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत अब हमको स्पष्ट हो गया कि प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत अब कवि का नाम, लेखक का नाम लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री, पाठ का नाम लिख देंगे स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये तो पाठ का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। से अवतरित है, अवतरित है। अब इसमें लेखक ने कुतर्कवादियों द्वारा दिए गए कुतर्क कि प्राचीन काल में स्त्रियों को अपढ़ रखा जाता था का खंडन किया है। यह हो गया इसका प्रसंग। अब प्रसंग के साथ साथ अब हमको लिखना है इसकी व्याख्या भी बताइए आपको, उस प्रकार से व्याख्या हम लिख देंगे, विस्तार से इसको लिख देंगे। और यहां पर विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहता है इसका, भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, यह वही बात। और यहां पर लेखक द्वारा कुतर्क वादियों के कुतर्कों का बहुत सुंदर तरीके से खंडन किया गया है। यहां तक बात हो गई हमारी। अब इसके बाद में अब किस प्रकार दूसरे तर्क का कुतर्क का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खंडन करते हैं। दूसरा कुतर्क हमको ध्यान है क्या है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। इस प्रकार के कुतर्क का खंडन के लिए क्या क्या उदाहरण देते हैं, उन सब बातों को भी हम पढ़ेंगे अगले भाग में। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।